हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के बारे में। देखिए, अगर हम हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से रिलेटेड होते हैं। मींस हम कह सकते हैं ऐसी स्पीसीज जिसके लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू हाई होती है वो हमेशा हार्ड होती हैं, और ऐसी स्पीसीज जिसके लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू लो होती हैं वो हमेशा सॉफ्ट होती हैं। ये हो जाएंगे इनके कुछ एग्जाम्पल। ये होंगे हार्ड एसिड, इनके लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। और ये हो जाएंगे कुछ सॉफ्ट एसिड्स जिनके लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू कम रहेगी। इसी तरह से अगर हम हार्ड बेस की बात करें तो उनके लिए भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, और इसी तरह से सॉफ्ट बेस की बात करें तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू लो रहेगी। अब देखिए, अगर हम हार्डनेस और सॉफ्टनेस और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बीच में रिलेशनशिप की बात करें तो कुछ कंपाउंड्स के लिए इस रिलेशनशिप का यूज हम उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस को फाइंड आउट करने में कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम ट्राईफ्लोरो मिथाइल ग्रुप की बात करें तो ये क्या होता है, हार्ड होता है, क्योंकि इस कार्बन के चारों ओर क्या है, 3 फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस वजह से ट्राईफ्लोरोमिथाइल क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अब मिथाइल ग्रुप की बात करें तो इस मिथाइल ग्रुप में कार्बन के चारों ओर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, और हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, इसलिए मिथाइल ग्रुप क्या रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। इसी तरह से बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की बात करें तो यहाँ पर बोरॉन के चारों ओर 3 फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है, इसलिए ये हार्ड होगा। और बोरेन की बात करें तो ये हाइड्रोजन एटम की वजह से सॉफ्ट होगा। मींस हम कह सकते हैं सेंट्रल एटम के चारों ओर जितने भी दूसरे एटम प्रेजेंट हैं उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर इंक्रीज होती है तो सेंट्रल एटम भी क्या हो जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, और वो स्पीसीज हार्ड हो जाएगी। अब देखिए, HSAB कंसेप्ट और पॉलिंग मेथड ऑफ डिफाइनिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो पियर्सन ने इन दोनों कंसेप्ट के बीच में एक इरेगुलरिटी को फाइंड आउट किया। मींस पियर्सन के अकॉर्डिंग ये दोनों कंसेप्ट एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। अब अगर हम पॉलिंग की बात करें तो पॉलिंग के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड की स्टेबिलिटी है वो दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। जैसे अगर हम सीजियम फ्लोराइड की बात करें तो सीजियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो पॉलिंग के अकॉर्डिंग ये कंपाउंड स्टेबल होना चाहिए। इसी तरह से पॉलिंग ने बॉन्ड की स्टेबिलिटी को आयनिक रेजोनेंस एनर्जी के बेसिस पर भी एक्सप्लेन किया। अगर आयनिक रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज होती है तो उस केस में बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, और आयनिक रेजोनेंस एनर्जी जो है वो दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो C एक कांस्टेंट आ जाएगा, और काई A और काई B जो है वो एटम A और एटम B की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर पॉलिंग के कंसेप्ट की बात करें तो ये रिएक्शन लेफ्ट टू राइट प्रोसीड होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिंग के अकॉर्डिंग सीजियम फ्लोराइड क्या होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि इन दोनों एटम्स के बीच की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है। लेकिन इसी रिएक्शन को अगर हम एक्सपेरिमेंटली करके देखें तो एक्चुअल में जो रिएक्शन होती है वो इस रिएक्शन की रिवर्स होती है। मींस सीजियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड की रिएक्शन से लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड बनेगा, और ये हो जाएगी इस रिएक्शन की एंथैल्पी की वैल्यू। अब इक्वेशन 2 को अगर हम HSAB कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये रिएक्शन HSAB कंसेप्ट को फॉलो करती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं
वो हार्ड इंटरेक्शन और सॉफ्ट इंटरेक्शन की वजह से बन रहे हैं। अब इन दोनों कंसेप्ट में जो इनकंसिस्टेंसी आ रही है उसको समझने के लिए हम यहाँ पर हीट ऑफ एटोमाइजेशन की हेल्प लेंगे। यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 के लिए हीट ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू लिखी है। अगर यहाँ पर देखें तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसके लिए आ रही है, लिथियम फ्लोराइड के लिए। मींस ये कंपाउंड क्या माना जाएगा, सबसे स्टेबल माना जाएगा। तो इक्वेशन 1 जो है वो लेफ्ट टू राइट प्रोसीड नहीं हो सकती, क्योंकि अगर लेफ्ट टू राइट प्रोसीड होती हैं तो उस केस में लेस स्टेबल कंपाउंड्स बनते हैं। और अगर लिथियम फ्लोराइड की बात करें तो ये हार्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो इस वजह से ये रिएक्शन जो है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट प्रोसीड होगी, या इसको हम इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इक्वेशन 2 में ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन 2 है वो किसकी वजह से कंप्लीट हो रही है, हार्ड इंटरेक्शन की वजह से। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 2 की बात करें तो इक्वेशन 2 में जो लिथियम फ्लोराइड है वो हार्ड इंटरेक्शन की वजह से स्टेबल बन रहा है, और उसके साथ अगर सीजियम आयोडाइड की बात करें तो वो सॉफ्ट इंटरेक्शन की वजह से बन रहा है, और इसके लिए जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू है वो बहुत ही कम है। तो हम कह सकते हैं हार्ड इंटरेक्शन की वजह से जो कंपाउंड बन रहा है वो स्टेबल रहेगा, और सॉफ्ट इंटरेक्शन की वजह से जो कंपाउंड बन रहा है वो लीस्ट स्टेबल रहेगा। अब देखिए, अगर हम इक्वेशन 2 के लिए ड्राइविंग फोर्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड इंटरेक्शन, क्योंकि इसकी वजह से ही लिथियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये इक्वेशन 2 के लिए ड्राइविंग फोर्स की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पर इक्वेशन 2 हार्ड इंटरेक्शन की वजह से हो रही है, और जब कभी भी हार्ड इंटरेक्शन होता है तो वहां पर आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं जो इक्वेशन 2 है वो आयनिक स्पीसीज के फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन कोवेलेंट स्पीसीज के फॉर्मेशन को इतना ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं करती है। अब देखिए, इक्वेशन 2 की बात करें तो उसमें जो हार्ड इंटरेक्शन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या आयनिक बॉन्ड की वजह से नहीं होती है। मींस हम कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है वो आयनिक बॉन्ड के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से भी होती है, क्योंकि अगर हम स्मॉल आयंस की बात करें तो उसमें आयनिक अट्रैक्शन के साथ साथ ओवरलैपिंग भी होती है। तो ओवरलैपिंग जब होगी तो वहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होगी। तो हम कह सकते हैं जो लिथियम फ्लोराइड बन रहा है वो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों की वजह से स्टेबल बनता है। अब इन दोनों बॉन्ड के अलावा अगर हम आयनिक रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो वो भी लिथियम फ्लोराइड के बॉन्ड को स्टेबलाइज करने में यूज होती हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, लिथियम फ्लोराइड की जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग और आयनिक रेजोनेंस एनर्जी तीनों फैक्टर्स की वजह से होती हैं। और अगर हम हार्ड इंटरेक्शन की बात करें तो वो जनरली मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि मेन प्रोडक्ट जो है वो इसकी वजह से बनता है, और बाकी बची हुई जो स्पीसीज हैं वो कंबाइन होके सॉफ्ट इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और सॉफ्ट इंटरेक्शन जो है वो जनरली पाई बॉन्डिंग या लंदन फोर्स की वजह से होती है। तो हम कह सकते हैं किसी भी हार्ड इंटरेक्शन को हम किसी एक फैक्टर की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके लिए कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग और आयनिक रेजोनेंस एनर्जी तीनों की रिक्वायरमेंट होती है।